मैं ताराचंद सैनी व्याख्यान इतिहास आपने दोबारा क्लास लेके आया हूँ। हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश को हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों, इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश क्या है, इनको हम पढ़ते हैं इल्तुतमिश। हमने पढ़ा था कल की इल्तुतमिश की प्रारंभिक समस्याएं कि कैसे इल्तुतमिश को राज्य प्राप्त हुआ और कैसे राज्य प्राप्त होने के बाद में उसे है आप राज्य प्राप्त हो गया, दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया और जो भी दिल्ली पर सिंहासन बैठा है तो उसकी प्रारंभिक समस्याएं क्या थी, उन प्रारंभिक समस्याओं को हमने अध्ययन किया था। आज विद्यार्थियों उनकी प्रारंभिक समस्याओं, प्रारंभिक जो समस्याएं थी उन पर विजय प्राप्त करना। प्रारंभिक समस्याओं पर विजय प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना। प्रारंभिक समस्याओं पर विजय प्राप्त करना विद्यार्थियों अपने आप में महत्वपूर्ण बिंदु विद्यार्थियों। तो सबसे पहला है अमीर सरदारों का दमन करना। अमीर सरदारों का दमन करना, अमीर सरदारों का दमन करना। हुआ क्या विद्यार्थियों, अमीर सरदारों का दमन करना का मतलब है, अमीर सरदारों का दमन करने का सबसे महत्वपूर्ण क्या निकल जाता है विद्यार्थियों कि इल्तुतमिश एक दास था और दास के बाद क्या बन गया, दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो कुछ अमीर सरदार हैं उनको रास नहीं आया, अरे कल हमारे नीचे था, हमारा दास था और हमें जो विश्वपुर के सरदार हैं ये हम पर राजा बनेगा। तो इन अमीर सरदार ने क्या किया, उसको मना कर दिया कि हम आप काम नहीं करेंगे। और इन अमीर सरदारों ने क्या बना दिया, गुट बनाना प्रारंभ कर दिया और गुट बनाकर लगभग दिल्ली है, दिल्ली के आसपास अपनी सेनाएं इकट्ठी कर दी। जैसे आजकल अपना किसान आंदोलन चल रहा है ना, और किसान आंदोलन में दिल्ली के आसपास लगभग पूरी दिल्ली को है जो घेर रखा, किसानों ने पूरी दिल्ली को घेर रखा है इन किसानों ने कि दिल्ली के हर तरफ से बॉर्डर पर जाम लगाया हुआ है। ऐसे विद्यार्थियों ये जो अमीर सरदार हैं दिल्ली के आसपास है जो अपनी सेना इकट्ठी करते हैं, सेना एकत्रित कर लेते हैं। कौन, ये अमीर सरदार, कोई इधर कर लेता है, कोई इधर कर लेता है, कोई इधर कर लेता है। तो इस दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में अपनी सेना इकट्ठी कर लेते हैं ये अमीर सरदार। इल्तुतमिश ने अचानक मौका देखते हुए, इनको कुछ नहीं पता, और एक दिन अचानक मौका देखते हैं इनके ऊपर आक्रमण कर देता है और इनको पूरी तरह से, इन सभी अमीरों को पूरी तरह से परास्त कर देता है। कुछ अमीरों को तो मार देता है और कुछ भाग जाते हैं, कुछ उसके दास बन जाते हैं। इस तरह से अचानक अमीरों पर आक्रमण करके अमीरों की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और इस तरह से अमीरों का दमन करता है कौन, इल्तुतमिश। तो ये पहला कर सके अमीरों की समस्या, उन अमीरों की समस्या को, अमीर सरदारों की समस्या को एक तरह से की दमन कर देता है। दूसरा आता है विद्यार्थियों चालीसा दल का गठन। ये महत्वपूर्ण विद्यार्थियों, चालीसा दल का गठन। ये विद्यार्थियों चालीसा दल का गठन है, इसको चालीसा मंडल भी कहा जाता है। चालीसा मंडल, चालीसा मंडल। ये चालीसा मंडल का विद्यार्थियों, चालीसा मंडल का इसको हम देखते हैं कि चालीसा मंडल है कि इल्तुतमिश ने क्या किया, चारों तरफ इल्तुतमिश कठिनाइयों से घिरा हुआ है। तुर्क अमीर इसका विरोध कर रहे थे, एक तरह से कि मंगोल आक्रमणकारी आ गए थे, ख्वाजा इस्माइल का शाह आ गया था, बंगाल का अली मर्दान खाया, वो अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर चुका था, हिंदू राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, खोखरों ने अपने आप को एक तरह संगठित हो चुके थे। तो इस तरह से इल्तुतमिश से कठिनाई में भरा हुआ था। तो इल्तुतमिश ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने विश्वास पात्रों का एक दल बनाऊं, समूह बनाऊं जो हर चीज की जानकारी मुझ तक पहुंचा करेंगे। इसी बात को सोचकर इल्तुतमिश ने चालीसा दल का गठन किया। उसमें 40 व्यक्ति थे, विश्वास पात्र थे, जो राजा के विश्वास पात्र होंगे या इल्तुतमिश के विश्वास पात्र होंगे। अब इनकी उन्नति है, उन्नति पदोन्नति किसके हाथ में थी, इल्तुतमिश के हाथ में थी। इसलिए लोग हैं बढ़ चढ़कर राजा की सहायता करते थे, बढ़ चढ़कर राजा का साथ देते थे। तो इल्तुतमिश की सबसे बड़ी समस्या में सबसे महान क्रांतिकारी कदम था वो था चालीसा दल का गठन। इस चालीसा दल का गठन करने के बाद में इल्तुतमिश की शक्ति है अपने आप में एक तरह सुदृढ़ होगी। एक तो अकेला व्यक्ति काम करे और इसकी टीम में 40 व्यक्ति काम करें तो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट हो गया। और इल्तुतमिश, ये
इल्तुतमिश ने 40 साल का गठन किया और उसको बेहतरीन तरीके से अपना शासन चलाया। उसके बाद में आपको ध्यान दो यल्दोज का दमन, जो यल्दोज है, यल्दोज का दमन, यल्दोज कौन था विद्यार्थियों? वो एक गजनी का शासक जो ऐबक, इसको दोबारा पढ़ते हैं, एक था यल्दोज, एक था कुबाचा और एक था ऐबक। ऐबक कहां पर बैठा हुआ था? दिल्ली में। ये कहां पर था? गजनी में। और ये कहां पर था? सिंध में। इस तरह से तीनों बैठे हुए थे। ऐबक की मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद में कौन बैठ गया यहाँ पर? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया। अब ये दोनों यल्दोज और कुबाचा, इल्तुतमिश ऐबक की दोनों बेटियों की शादी किससे हो गई थी? कुबाचा से हो गई थी। तो कुबाचा रिश्तेदार बन गया था। ऐबक के काल में शांत रहा, लेकिन ऐबक के मरते ही अपने आप में स्वतंत्र हो गया, ये भी स्वतंत्र हो गया। जब दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा हुआ था तो यल्दोज जो गजनी का शासक था उसने राज के चिन्ह भेजे कि मैं तेरा स्वामी हूं और तू मेरा सेवक है, इसलिए दिल्ली मेरे अधीन है। तो उसको राजकीय चिन्ह भेजे और उन राज के चिन्हों को इल्तुतमिश ने रख लिया क्योंकि इल्तुतमिश की हालत कमजोर थी। अगर उसने कहा कि अगर मैं इनको नहीं पहनूंगा तो यल्दोज मेरे पर आक्रमण करेंगे, मेरी हालत खराब हो जाएगी, इसलिए इल्तुतमिश ने इन राज के चिन्हों को रख लिया। लेकिन अब क्या है, इल्तुतमिश की हालत मजबूत हो गई तो उसने उन अपमान का बदला लेकर राज्य के चिन्ह को बदलने के लिए उसने राज्य के चिन्ह छोड़ दिया, अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इसी समय विद्यार्थियों क्या होता है कि इधर से कौन आता है? मकबरूनी आता है, जलालुद्दीन मकबरूनी, जलालुद्दीन मकबरूनी। ये कौन था? ख्वारिज़म का युवराज था, ख्वारिज़म का युवराज। और इसके पीछे कौन आ रहे थे? मंगोल आ रहे थे। तो इस मकबरूनी ने पर आक्रमण किया, उस बाद में मंगोलों ने आक्रमण किया। जो ही मंगोलों ने आक्रमण किया, गजनी को खाली करके भारत की तरफ बढ़ा और भारतीय इस समय कौन था? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश की इतनी हालत हो गई, ये वापस आता, इसने में अपनी सेना तैयार कर ली और इनके बीच में युद्ध होता है और युद्ध में यल्दोज हार जाता है, बुरी तरह से युद्ध में यल्दोज हार जाता है और पानीपत के युद्ध में वो वहीं पर है जो यल्दोज की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से यल्दोज का दमन होता है, जो गजनी का शासक था और दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा दुश्मन था। इस यल्दोज की यहीं पर मृत्यु हो जाती है, यल्दोज की कहानी खत्म हो जाती है। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा शत्रु यल्दोज खत्म हो जाता है। तो इस तरह से यल्दोज का दमन होता है विद्यार्थियों। इस यल्दोज के दमन के बाद में कुबाचा का दमन, ये लगभग होता है 1215 ईस्वी में है, इसका दमन होता है। उसके बाद में आता है विद्यार्थियों जो था ये कुबाचा का दमन, कुबाचा का दमन। ये विद्यार्थियों यल्दोज, कुबाचा, ऐबक, ये तीनों थे। ऐबक मर जाता है, उसका उत्तराधिकारी दिल्ली, इल्तुतमिश दिल्ली गद्दी पर बैठा था। अब ये लोग चाह रहे थे, अब कुबाचा है जो सिंध पर है, सिंध पर भी है, उधर से जलालुद्दीन मकबरूनी फिर आ जाता है और सिंध के आसपास रहता है और इसने इस जलालुद्दीन मकबरूनी को और इधर यहाँ पर क्या है, पंजाब के जो खोखरे हैं वो संगठित हो जाते हैं और इस कुबाचा को हरा देते हैं। कुबाचा अपनी सेना लेकर जाता है और दिल्ली की तरफ लड़ाई करता है, इल्तुतमिश दोबारा तैयार रहता है और इसने कुबाचा को फिर लगभग 1217 ईस्वी में है, 1217 ईस्वी में है, इस कुबाचा का निधन हो जाता है। कुबाचा युद्ध हार जाता है, युद्ध हारने के बाद में भागने लगता है तो उसकी जो नाव नदी को पार कराता है तो उसके नाव को वहीं डुबो दिया जाता है और वहीं पर कुबाचा मर जाता है। इस तरह से यल्दोज और कुबाचा का दमन होता है, जो ऐबक के साथ थे, मोहम्मद गोरी के दास थे, लेकिन अब पूरी तरह से स्वतंत्र कौन? अपने विद्रोहियों से इल्तुतमिश। इल्तुतमिश अपने आप में पूरी तरह से पूरी तरीके से अपने आप में निष्पन्न, जो मेरे दो प्रतिद्वंदी थे, जो मेरे स्वामी के बराबर के थे, यल्दोज, कुबाचा, उनका पूरी तरह से दमन हो चुका है। अब दिल्ली इल्तुतमिश काफी मजबूत स्थिति में आ जाता है, लेकिन इसके सामने आता अब सबसे बड़ी समस्या थी और वो समस्या थी मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण, ये मंगोल आक्रमण विद्यार्थियों सबसे बड़ी समस्या थी। मंगोल आक्रमण की समस्या, ये एक तरह से विद्यार्थियों जानवर रहते थे, ये मंगोल है, एक तरह से आतताई थे कि इनको सिर्फ और सिर्फ रक्त पिपासा आता था, मारना काटना आता था, इनके अलावा कुछ आता था, युद्ध प्रिय ज्यादा थे ये मंगोल। एक तरह से इंसान के नाम पर भेड़े थे, जानवर थे ये मंगोल। ये है ख्वारिज़म का शाह है, ये जो यहाँ पर था ख्वारिज़म,
भाई अपना अधिकार समझता था कि उसने गजनी पर अधिकार कर रखना, तो भारत में साधा इल्तुतमिश ने यहाँ पर बड़ी कूटनीति से अपना काम किया। अगर क्योंकि इल्तुतमिश इतना सक्षम नहीं था कि वो जलालुद्दीन मकबूल का आक्रमण सहन कर सके, क्योंकि इस हिसाब में वो कौन थे विद्यार्थियों, खोखरे, इन खोखरे भी थे जो युद्ध प्राय ये भी एक तरह से जानवर थे। तो मकबूल खोखरे थे, लगभग सिंध को बादशाह के सिंध पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। इनके पीछे पीछे इस मकबूल के पीछे पीछे कौन आ गए विद्यार्थियों, मंगोल आ गए। तो मकबूल ने क्या पत्र भेजकर इससे सहायता मांगी कि हम सिंध में हैं और मंगोल के खिलाफ हम सैनिक सहायता दो। इल्तुतमिश ने सोचा अगर मैंने मकबूल को सैनिक सहायता दी तो मंगोलों के प्रकोप से मुझे कोई नहीं बचा सकता, पूरे सल्तनत को धराशायी कर देंगे। जिसने ख्वारिज़्म जैसे विशाल साम्राज्य को एक तहस नहस कर दिया। तो भारत उनके सामने क्या चीज है। तो इल्तुतमिश ने अपने राज्य को बचाने के लिए अपने बड़ा कूटनीतिक तरीके से काम लिया और इस मकबूल ने दरबार में, इल्तुतमिश के दरबार में अपने दूत भेजे थे। तो उनको वापस पत्र लिखकर भेजा है कि हे मकबूल, हे युवराज, भारत की गर्म जलवायु आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद खराब है, अर्थात भारत की जलवायु गर्म है और आप ठंडी जलवायु में रहने वाले हो, तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो बीमार हो जाओगे, तो आपकी जलवायु को सूट नहीं करता, तो इसलिए आप तैयार हो, आप भारत की तरफ न आए। ये जवाब दे दिया और उसके बाद भी इल्तुतमिश ने अपनी सेना शक्ति तैयार कर दी। मकबूल के मालूम पड़ गया कि इल्तुतमिश है जो सेना तैयार कर रहा है और उसने मुझे मना भी कर दिया, अगर मैं उससे युद्ध करता हूँ तो इधर मंगोल है, इधर इल्तुतमिश है, मैं हार जाऊंगा। तो समय की चाल को पहचानते हुए मकबूल भी वापस से ख्वारिज़्म की तरफ चला जाता है और इस तरह से बड़े ही कूटनीतिक तरीके से इल्तुतमिश ने इन मंगोलों की समस्या का समाधान करता है कि मंगोल है जो अगर इल्तुतमिश है जो मंगोल को अपने जगह दे देता है या सैनिक साथ में देना, तो मंगोल भारत पर आक्रमण करते हैं। इसलिए मंगोलों के आक्रमण से बचाने के लिए इसने बड़ी कूटनीतिक तरीके से इसको कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं हो, बंगाल की विजय, बंगाल विजय, बंगाल विजय। विद्यार्थियों बंगाल का शासक कौन था, अली मर्दान खान, अली मर्दान खान। ये जो अली मर्दान खान था विद्यार्थियों, ये अपने आप एक शासक था, ऐबक की सहायता से गद्दी पर बैठा हुआ था, ऐबक की सहायता से गद्दी पर बैठा, लेकिन ऐबक के बाद इसने अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और स्वतंत्र शासक घोषित करने के बाद में दिल्ली में कर खराज कर वगैरह बेचने में पूरी तरह से बंद कर दिया, इस बंगाल पे कर दिया। उसके बाद में इसने क्या किया कि बिहार, बंगाल, बिहार को भी विजय किया और इसकी धीरे धीरे महत्वाकांक्षाएं से बढ़ने लगी। इसी समय है जो इल्तुतमिश का बेटा था, इल्तुतमिश के बेटे को बिहार विजय के लिए भेजा इल्तुतमिश और बड़ी आसानी से बिहार को जीत लेता कौन, इल्तुतमिश का बेटा। और बिहार को जीतने के बाद में अली मर्दान खान और इल्तुतमिश के बेटे की आपस में युद्ध होता है जिसमें अली मर्दान खान हार जाता है और इल्तुतमिश ने पूरा सुबह एक ऐसे पूरी जो जागृति थी बंगाल बिहार की सूबेदारी अपने बेटे को दे देता है और उसके बाद में बंगाल बिहार पर अपने पूर्ण विजय कर पाता है कौन, इल्तुतमिश। और उसके इस बंगाल बिहार विजय के बाद में इसके बेटे का निधन हो जाता है। उसके बाद में अपने आप में टूट कर रो कर बैठा। इसका एक बेटा था जो वीर पराक्रमी था, महमूद शाह। इस इल्तुतमिश का बेटा था महमूद शाह, वीर था, पराक्रमी था, एक योग्य सेनानी था, लेकिन वो जब मर गया उस बंगाल विजय के बाद में मर जाता है एक छोटी सी घटना में लखनऊ के आसपास है। तो जब वो मरता है तो इल्तुतमिश से फूट कर होता कि मेरा एक योग्य बेटा था, मेरे जाने के बाद मेरा शासन कौन संभालेगा। उसके बाद उसके दो बेटे थे अयोग्य रहते, उसके बाद में इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाता है, वो इसके बाद में आएंगे। तो बंगाल विजय के बाद में दिखाते हो उसके बाद में आता है उसने खोखरों का दमन कर देना शुरू किया, खोखरों का दमन। अब लगभग अपना इन अमीरों को उन्होंने कर दिया था, 40 दल का गठन किया था जो इसको साथ देने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध हुए। यदों जो प्रदेश हो गए, मंगोल चले गए, बंगाल में जाओ गए। अब सबसे बड़ी समस्या आती है हिंदू राजपूत शासक थे और खोखरे थे, इनका उन्होंने कैसे विरोध किया। खोखरों ने जो लगभग ये वाली साइड में जो ईरान का शाह था जलालुद्दीन मकबूल, उसने खोखरों
खोखरों से मित्रता कर ली थी कि आप मुझे सैनिक सहायता दो, मैं मंगोलों को हराकर मंगोलों को आने बाद भारत की बादशाह आपके पास होगी। तो खोखरों के साथ दी, लेकिन अब जलालुद्दीन मंगोली वापस चला जाता है। तो इस समय जो खोखरे थे तो इल्तुतमिश ने एक अभियान भेजा और इस अभियान में है जो खोखरों का दमन किया। लाखों खोखरों को बड़ी वीरता से युद्ध किए, लेकिन लाखों खोखर उसमें मारे जाते हैं, उनको चुन चुन कर मारा जाता है और पूरी तरह का साम्राज्य ध्वस्त कर दिया जाता है। इस तरह से कठोरतापूर्वक एक कठोर कार्रवाई के तहत इन खोखरों का दमन किया जाता है। और उसके बाद में अगर ध्यान हो हिंदू राजा या राजपूत, हिंदू राजा या राजपूत शासक, हिंदू राजा या राजपूत शासक। विद्यार्थियों अंत में है जो इल्तुतमिश आता है और इन हिंदू राजाओं को जीतता है। धीरे अब हिंदू राजाओं की सबसे बड़ी कमी नहीं है कि वो अपने सीमा क्षेत्र में है, जैसे कि ये है विद्यार्थियों ग्वालियर, तो ग्वालियर रहा है और ये झांसी है, तो झांसी ही रही है विद्यार्थियों। ये ग्वालियर है, ये झांसी है। झांसी और ग्वालियर में हमेशा शत्रुता रही है विद्यार्थियों, ये कभी मिल नहीं है। जैसे अगर कोई विदेशी आक्रमणकारी आ गया, अगर झांसी पर युद्ध करा तो ग्वालियर ने कभी साथ नहीं दिया, और ग्वालियर पर करा तो कभी झांसी ने साथ नहीं दिया। अगर एक दूसरे के हमेशा शत्रु होते रहे, और इन्हीं चीज का फायदा उठाकर है जो इल्तुतमिश ने धीरे धीरे सभी राजपूत राजाओं को जीत लिया और संपूर्ण राजपूत हिंदू शासकों या राजपूत शासकों को अपना अधिकार देता है। लगभग पूरे उत्तरी भारत में इल्तुतमिश का अधिकार हो जाता है। इस लिखबल में अब सबसे बड़ी क्या थी, खलीफा का सम्मान प्राप्त करना। खलीफा का सम्मान प्राप्त करना, खलीफा का सम्मान प्राप्त करना। विद्यार्थियों खलीफा कौन है, मुस्लिम जगत का सर्वोच्च नेता है। अर्थात जैसे कि चर्च होता ना, तो चर्च का पोप होता सबसे बड़ा, ऐसे मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, खलीफा होता है। और इल्तुतमिश आज भी वैधानिक रूप से क्या था, दास ही था। तो अपनी दासता से मुक्त होने के लिए है जो खलीफा है, जो इल्तुतमिश है, जो खलीफा के पास में भेजता है, और खलीफा उसको खिल्लत भेजता है, एक पोशाक भेजता है। खलीफा उसको एक खिल्लत भेजता है, अर्थात एक पोशाक भेजता है कि आपको दासता से मुक्त किया जाता है, आज की बात में आप स्वतंत्र शासक हो। तो खलीफा ने क्या भेजी, खिल्लत भेजी, खिल्लत। इस खिल्लत को भेजने खिल्लत भेजी, इस खिल्लत के बाद में वह दासता से मुक्त हो गया, दासता से मुक्त, दासता से कौन हो गया, मुक्त हो गया, कौन, खलीफा। और जो भी दासता से मुक्त होता है, इन्होंने अपने साम्राज्य को सुदृढ़, आज तक इल्तुतमिश को एक कमजोर शासक क्योंकि यह दास था, लेकिन जो ही खलीफा ने है जो दासता से मुक्त किया, उसके लिए खिल्लत भेजी, तो इल्तुतमिश एक सर्वोच्च शासक हुआ, स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करने लगा। अब उसको कोई दास नहीं कर सकता था, क्योंकि मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा नेता खलीफा ने उसको सर्वोच्च सम्मान खिल्लत देकर उसकी दासता से मुक्त कर दिया था। तो विद्यार्थियों ये कारण थे। उसके बाद में है एक इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है विद्यार्थियों। इल्तुतमिश की मृत्यु है, जो बयाना है, अपना बयाना अभियान पे जाता है, वहां पर बीमार पड़ जाता है, और बीमार पड़ने के बाद में लगातार उसकी तबीयत खराब होती जाती है और इल्तुतमिश से मर जाता है। तो लगभग 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक है ये शासन करता है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने अपने भारत में एक व्यवस्थित तरीके से तुर्क साम्राज्य की नींव रखते हैं। इसके बाद में इल्तुतमिश का बेटा था महमूद शाह, वो महमूद शाह मर जाता है। उसके बाद में उसकी बेटी आता जिसका नाम क्या है, रजिया सुल्तान, जो गद्दी पर बैठ जाती है। मध्यकाल के भारत की एकमात्र मुस्लिम शासिका, मध्यकाल के एक मुस्लिम शासिका जो भारत में आती है और दिल्ली की जनता के द्वारा निर्वाचित होती है, उसको हम पढ़ेंगे कल। ये था विद्यार्थियों इल्तुतमिश इसके प्रारंभिक समस्या है, कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं में बड़ा धैर्यपूर्वक उसने धैर्यपूर्ण तरीके से उसने उन समस्याओं का समाधान किया। जो अमीर सरदार थे उनका दमन किया, दिल्ली के आसपास सेनाएं खड़ी थी, उनको एकदम से धवा बोल दिया, उनको मार गिराया। 40,000 सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि उन्होंने 40,000 का गठन कर दिया। इस गठन के बाद में उस 40 समन्वयकों को उन्होंने 40,000 का गठन कर दिया, जो उसकी सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण थे।
बाद में यल्दोज का दमन कुबाचा का और मंगोल समस्या को बड़े ही कूटनीतिक तरीके से है मंगोल समस्या को उसने समाधान किया। उस अपने ऊपर युद्ध भी न होने दिया और मंगोल समस्या टल भी गई। बंगाल विजय की, खोखलों का दमन किया, हिंदू राजा का दमन किया और खलीफा द्वारा खिल्लत प्रदान करने के, खिल्लत प्राप्त करने के बाद में है अपने आप को एक सर्वोच्च राजा या सुदृढ़ राजा के तौर पर उन्होंने तैयार किया। और उसके बाद में है अंत में बयाना के आसपास है अपने अंतिम बयान, अपने इस बयान के बाद में लगभग वो है जो मृत्यु को समा जाता है। उस बाद में उसकी पुत्री रजिया सुल्तान है जो आती है, उसका एक ही योग्य पुत्र था महमूद शाह जो उसके जीवन काल में बंगाल विजय के बाद में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद उसकी सुयोग्य पुत्री रजिया सुल्तान है, उसको गद्दी पर बैठाता है। कल पढ़ेंगे विद्यार्थियों में रजिया सुल्तान।